आज अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो जो प्रीवियस लेक्चर है, पिछला लेक्चर, उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, फास्ट। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसकी परिभाषा देखे थे। फिर क्या देखे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होती है समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि और घात, यानी ऑर्डर और डिग्री अवकल समीकरण की, ये देखे थे। फिर उसके बाद कल कुछ सॉल्यूशंस देखे थे इनका। फर्स्ट कोटि का, प्रथम कोटि और प्रथम घात, प्रथम कोटि और प्रथम घात के डिफरेंशियल इक्वेशन का हल, ये देखे थे। तो अपन ये सब चीज़ें अब दोबारा से देख लेते हैं एक बार, डिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ओके, अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? अवकल समीकरण दो प्रकार का होता है। पहले तो एक तो होता है साधारण अवकल समीकरण। ओके, साधारण अवकल समीकरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी। ओके, एक होता है आंशिक अवकल समीकरण, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कल, जो पिछले लेक्चर थे उनमें, कि अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण जो एक ऐसा समीकरण एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, ये इस टाइप का समीकरण, एक ऐसा समीकरण, तो समझो इसमें जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इस टाइप से अगर आ रहा है, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? अवकल गुणांक। एक ऐसा समीकरण जिसमें, अब अवकल गुणांक में ये है स्वतंत्र चर, नीचे वाला एक्स स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? आश्रित चर। ओके, तो अब इसका डेफिनेशन ये होता है, एक ऐसा समीकरण है जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर का आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन, या फिर ऐसे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे डिब्बे में इसका डेफिनेशन। एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर, स्वतंत्र और
आश्रित चरों और उनके एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र और आश्रित चरों और उनके अवकलज गुणांकों के गुणांकों में संबंध स्थापित करता हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा समीकरण है जो स्वतंत्र और आश्रित चरों और उनके अवकल गुणांक अवकल गुणांक मतलब क्या होता है? अवकल गुणांक का मतलब जैसे dy/dx जो ये चीज़ होती है उसको बोलते हैं अवकल गुणांक। अवकल गुणांकों में संबंध स्थापित करता हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र और आश्रित चरों और उनके अवकल गुणांकों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद में इसकी एक परिभाषा और दूसरी मैं इसको मिटा के लिखवा रहा हूँ, जैसे यहाँ से चरों और उनके अवकल गुणांकों से मिलकर बनता हो उसे, ये आगे ये आ जाएगा, एक ऐसा समीकरण है जो स्वतंत्र और आश्रित चरों और उनके अवकल गुणांकों से मिलकर बनता हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। ओके, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, किसकी परिभाषा? अवकल समीकरण की। अब है साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं? एक जब इसकी परिभाषा है जब अवकल समीकरण में अवकल गुणांक, ये कर देता हूँ, और ये तो इसका उपलिखा है ही, ये आ गया ये नीचे। जब अवकल समीकरण में अवकल गुणांक में केवल एक ही स्वतंत्र चर हो तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं, यानी ओडी कहते हैं। ठीक है, जब अवकल समीकरण में अवकल गुणांक में जब अवकल समीकरण के जब अवकल समीकरण के अवकल गुणांक में केवल एक ही स्वतंत्र चर हो तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल dy/dx प्लस y बराबर 0, ये एक अवकल समीकरण है। और ये कैसा है? ये साधारण अवकल समीकरण है, ये एक ओडी है, साधारण अवकल समीकरण। कैसे? क्योंकि इसमें जो ये अवकल गुणांक है, ये अवकल गुणांक है। ठीक है, ये अवकल गुणांक, इस अवकल गुणांक में x क्या है? स्वतंत्र चर है, और एक ही स्वतंत्र चर है केवल। ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे देखिएगा, इसमें
पीडी में क्या होता है, जब अवकल समीकरण में, जब अवकल समीकरण के अवकल गुणांक में, जब अवकल समीकरण के अवकल गुणांक में एक या अधिक स्वतंत्र चर, अस्वतंत्र चरों, जब अवकल समीकरण के अवकल गुणांक में एक या एक से अधिक जब ये क्या है कि इसमें इस टाइप के आते हैं कि जब अवकल समीकरण में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर, जब अवकल समीकरण में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर हो और अवकल गुणांक का, और अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो। ठीक है, तो समीकरण को पीडी कहेंगे। क्या कहेंगे? पीडी कहेंगे। आंशिक अवकल समीकरण, जब अवकल समीकरण में एक या अधिक स्वतंत्र चर हो। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ये मिटा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dz प्लस y बराबर 0। अगर ऐसा कोई अवकल समीकरण है, ये z है, सॉरी, ठीक है, z। अब यहाँ पे y का x के सापेक्ष भी अवकलन है और z के सापेक्ष भी। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र चर कितने हैं? x भी स्वतंत्र चर है, ठीक है, और ये भी x और z दोनों क्या है? स्वतंत्र चर है। तो टोटल कितने हो गए? 2 स्वतंत्र चर है, तो एक से अधिक हो गया ना, एक से अधिक, एक से अधिक, एक नहीं आएगा यहाँ पे, एक से अधिक, एक से अधिक। जब अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो और अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो, ठीक है, तो समीकरण को पीडी कहेंगे। तो ये अवकल गुणांक है, तो एक तो किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष, और अवकल गुणांक दूसरा किसके सापेक्ष है? z के सापेक्ष। तो ये बस ये कह रहा है कि अवकल गुणांक किसी के भी सापेक्ष हो, x के सापेक्ष हो और z के भी सापेक्ष हो, जितने स्वतंत्र चर है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? पीडी। ठीक है, अब अपन जो ये पेपर पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर, इसमें अपन पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंशियल ओडी, अभी ओडी पढ़ेंगे, और आगे 5वीं यूनिट 5 ये है पीडी। ये पीडी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आंशिक अवकल समीकरण, ये पढ़ेंगे थोड़ा बहुत है, ज़्यादा ओडी का पार्ट है, तो पहले ओडी पढ़ेंगे।
अब है अवकल समीकरण की कोटि। ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंग्लिश में। जब किसी अवकल समीकरण में उच्चतम, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है, अब कोटि ये क्या है, अवकलज की कोटि। तो कोटि, अब इसका सीधा सा फंडा मैंने आपको बता दिया था, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एग्जाम्पल एक, dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0, एक तो ये है, और एक मान लीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0, एक ये है। तो यहाँ पे अब ये बोल रहा है किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज की कोटि, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उच्चतम अवकलज कौन सा है, मतलब यहाँ पे तो एक ही अवकलज है, तो इसकी कोटि मतलब इसका कितनी बार अवकलन किया गया है स्वतंत्र चर के सापेक्ष। तो इसका कितनी बार अवकलन किया गया, इसका एक बार ना, एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लग रही कोटि, इसको बोलते हैं, कुछ ही नहीं लग रहा, तो इसको 1 मानो। तो इसकी ऑर्डर यानी कोटि कितनी है, 1। और इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल घात कितनी है, जैसे x स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, 2 है ना, पावर कितनी है, 2। ऐसे इसकी x होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर, तो इसका होल पावर कितनी है, ब्रैकेट के ऊपर कितनी पावर है, 1, कुछ भी नहीं है तो 1 समझो, तो घात कितनी है, वो भी है, पर घात तो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो समझ लो घात इसकी 1 है। ठीक है, ऐसे ही इसमें उच्चतम डेरिवेटिव, हाईएस्ट अवकलज ये है, इसकी कोटि देखनी है। तो कोटि ये होती है ना, ये वाली कोटि होती है, ये वाली। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये, तो इसका तो एक बार हुआ है, इसका 2 बार, इसका 2 बार हुआ है, इसका 1 बार हुआ है। तो हाईएस्ट यानी उच्चतम यही है, इसका कितना है, तो कोटि कितनी हो गई, कोटि 2। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, 3। इसकी हाईएस्ट उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, घात मतलब ये वाली। ठीक है, तो घात क्या हो गई, ये 3। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी यहाँ पे ये होता, यहाँ पे कोटि 2 ही होती, तो अब बताओ
कोटि तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 ही है, तो 2 तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो है ही नहीं ना। या फिर मान लीजिए ऐसे होता, 1 का और होता dy/dx प्लस y बराबर 0, ये इसका है 1, तो क्या होता, कोटि 2 ही होती, फिर भी उच्चतम कितना है, 2 है, 2 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 2 ही है, यहाँ पे 3 तो है ही नहीं ना। और घात 3 होती, क्योंकि ये भी घात में भी क्या देखते हैं, उच्चतम देखते हैं, उच्चतम ही देखते हैं घात में भी। तो 3 है यहाँ पे 1 है, ठीक है, घात कितनी है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो उच्चतम देखेंगे ना ऐसे। और एक चीज़ नोट करनी है आपको, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे पद दिए हुए हो f(y) dx या समाकलन f(x) dy, ऐसे इस टाइप के अगर कोई पद दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कोटि और घात कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसको हटा देंगे, ये जो समाकलन का चिन्ह है इसको हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो, पहले समाकलन का चिन्ह हटाएंगे, उसके बाद देखेंगे, समाकलन का चिन्ह हटाने के बाद देखेंगे कि उसका ऑर्डर कोटि और घात क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे d अब f(y) जो है इसका मतलब है y का फंक्शन कोई, और उसका x के सापेक्ष समाकलन, और ये x का कोई फंक्शन है और y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो मैं ले लिया y² और dy dx प्लस x बराबर 0, इस टाइप से कोई दे रखी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसे हो dy/dx ऐसे बराबर 0। तो अब पहले कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y तो ऐसे कैसे आ जाएगा ना, और इसका समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो x आ जाएगा, समाकलन आता है ना, x(y)² प्लस dy/dx बराबर 0। तो उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है, 1, और घात भी कितनी है, 1 ही, तो दोनों 1 1 आ जाएंगे। ऐसे पहले इसको सोल्व करना है, पहले इसका हल निकालना है, इस चिन्ह का समाकलन वाले का पूरे का, फिर इसका नहीं करना है कुछ, फिर देखते हैं कोटि और घात, फिर बाद में देखते हैं। तो ये आपको नोट ध्यान में रखना है। अब कोटि और घात के क्वेश्चन कर लेना, और जो भी नहीं आए क्वेश्चन, जो डाउट है, वैसे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी आज प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। अब अपन देखते हैं अवकल समीकरण का हल या समाकलन या पूर्वग ये या तो हल कह दो, या तो समाकलन कह दो, या तो पूर्वक कह दो, ये तीनों वर्ड, ये तीनों शब्द क्या है, समान है, कुछ भी, चाहे हल लिख दो, चाहे समाकलन लिख दो, चाहे पूर्वक लिख दो, ठीक है। अवकल समीकरण का हल या अवकल समीकरण का समाकलन या अवकल समीकरण का पूर्वक, ओके। तो अब अवकल समीकरण सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं।
अवकल समीकरण का ये होता है कि अवकल समीकरण में जैसे dy अपॉन dx प्लस माइनस एक्स बटे या मान लीजिए ऐसे है dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। तो इसका हल कैसे निकालेंगे इस अवकल समीकरण का? सबसे पहले इसका ऐसे निकालेंगे कि ये जो अवकल गुणांक है इस अवकल गुणांक को हटा देंगे, इस समीकरण से अवकल गुणांक को हटा देंगे। हटाने का मतलब ये नहीं है कि इसको लिखो नहीं, हटाने का मतलब ये है कि इसको एक मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग समाकलन करके, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समाकलन करके और हटाना है और इसका वो हल हो जाएगा। फिर अगर ऐसा समीकरण प्राप्त होगा अपने को जिसमें अवकल गुणांक नहीं होंगे और वही उसका हल होगा, और जो हल होगा उसका अवकलन करके वो जो हल है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे y बराबर क्या दे रखा है, जैसे y बराबर साइन एक्स ये ले लिए, ठीक है, ये इक्वेशन है स्टार, इक्वेशन 1, ठीक है। और dy अपॉन dx बराबर कोस एक्स, इसका x के सापेक्ष करेंगे ना, कोस एक्स, ठीक है। अब ये है इसको भूल जाओ, इसका अपने को क्या निकालना है, हल 1 का ये निकालना है। ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हल निकालना है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। और वो जैसा कि मैंने कल बताया था कि सेपरेट विधि से चेक करते हैं, सबसे पहले उस विधि से ऐसे समाकलन कर देते हैं। तो dy y का एक तरफ हो गया और कोस एक्स इंटू dx। अब इनका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन और इसका, मतलब चरों को अलग अलग करके और उनका समाकलन कर देते हैं हल निकालने के लिए। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे dy का तो y आ जाएगा, और cos x का समाकलन करेंगे तो sin x प्लस c ऐसे आता है। तो बेसिकली ये c कांस्टेंट है, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, अचर। तो ये इसका वैल्यू कुछ कंडीशंस होती है उनके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, या तो फिर सी लिख दिया जाता है। तो अभी इसको अपन लिखेंगे नहीं, और अगर बाद में जब चेक करते हैं या फिर लिख लो सी क्या है, अचर। ये हो गया प्राप्त। अब ये चेक करना है, ये जो समीकरण 2 इसका हल प्राप्त हुआ है, इस अवकल समीकरण 1 का हल प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 ये इसका हल है, ठीक है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि यही इसका हल है, गलत ना निकाल ले अपन, वो उत्तर की जांच करने के लिए इसका ये जो समीकरण है इसको संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को, ओके। तो इसको x के सापेक्ष, जैसा कि ये स्वतंत्र चर x के सापेक्ष इसका y का अवकलन किया हुआ है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, तो इसका भी x के सापेक्ष कर लो। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, अवकलन कर लो x के सापेक्ष, बराबर साइन x का क्या कर देंगे, कोस x, और अचर है ये, तो अचर का तो क्या हो जाता है अवकलन 0, तो ये उसका 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो उसको लिखो ही ना, 0 से कोई मतलब नहीं है ना, जोड़ो या मत जोड़ो। तो ये आ गया, तो यही आ गया, ये समीकरण 1 ही तो है, 1 के बराबर ही तो है, ये समान, दोनों समान सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समीकरण इसका हल है, समीकरण 1 का। तो ये होता है हल निकालना, समाकलन कर दो और विधि वगैरह निकाल के। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के क्या होते हैं। सॉल्यूशंस
सॉल्यूशन, इसमें है 3 सॉल्यूशन है, व्यापक, विशिष्ट और विचित्र। विचित्र हल, व्यापक, विशिष्ट और विचित्र हल। अब सबसे पहले अपन व्यापक हल की बात कर लेते हैं। इसकी व्यापक हल की, ओके। तो व्यापक हल क्या होता है कि यदि अवकल समीकरण का हल, यदि अवकल समीकरण का हल, यदि अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर, उसकी कोटि के बराबर चर हो, कोटि के बराबर क्या हो, जैसे d2y, यस, स्वेच्छ अचर हो, ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यदि अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो तो उस हल को व्यापक हल कहते हैं, ओके। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे dy/dx बराबर cos x, ये क्या है, एक समीकरण है अभी जो निकाले थे जिसका हल, और इसका, ये तो अवकल समीकरण है और इसका हल है, समीकरण 1 का हल क्या है, y बराबर sin x प्लस c, ये अपन निकाले थे, ठीक है, ये निकाले थे ना अपन। और यहाँ पे c क्या है, एक स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर, ओके। c क्या है, स्वेच्छ अचर है। तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि यहाँ पे जो ये अवकल, उसकी कोटि के बराबर होना चाहिए स्वेच्छ अचर। तो स्वेच्छ अचर कितने हैं यहाँ पे, एक ना, स्वेच्छ अचर केवल c है, एक है, स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, एक है, और इसकी कोटि कितनी है, एक है। तो इस स्वेच्छ, अगर हल में किसी भी अवकल समीकरण के हल में उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो तो इस हल को व्यापक हल कहेंगे। तो ये क्या है, एक व्यापक हल है। क्या है, व्यापक हल, चूंकि इसमें एक ही स्वेच्छ अचर है और इसका अवकल समीकरण की कोटि भी एक ही है। ऐसे ही विशिष्ट हल, इसको व्यापक को बोलते हैं GENERA, जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और विचित्र को सिंगुलर सॉल्यूशन, ओके, इंग्लिश में। अब विचित्र हल क्या होता है,
विचित्र हल ऐसा होता है कि विशिष्ट हल होता है जो किसी भी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचर को एक विशिष्ट मान देने पे जो हल प्राप्त होता है, एक विशिष्ट मान दे दिया जाए तो उस हल को क्या कहते हैं? विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे ये तो है व्यापक हल है, क्या है? व्यापक हल। ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्यापक हल में किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल है और व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को एक विशिष्ट मान, पर्टिकुलर वैल्यू, एक विशिष्ट मान दे दिया जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे c बराबर 0 रखने पर किसमें इक्वेशन सेकंड में, दूसरी में, तो y बराबर क्या आ जाएगा? sin x, ये आ जाएगा ना 0 रखने पे। ठीक है, तो ये कौन सा हल हो गया? ये हो गया विशिष्ट हल। ठीक है, और ये विशिष्ट हल क्या है? अगर ये है समीकरण 3 है, मान लीजिए समीकरण 3 भी समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण 3 भी क्या कर रहा है? समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है, तो ये संतुष्ट भी करना चाहिए। अगर ये विशिष्ट हल संतुष्ट कर रहा है और इसमें विशिष्ट मान दे दिया गया, ऐसे ही किसको? व्यापक हल को। ऐसे ही विचित्र हल के बारे में बात करते हैं। ये तो विशिष्ट हल हो गया। एक विशेष वैल्यू दे दी जाए व्यापक हल में कांस्टेंट को, स्वेच्छ अचर को, तो क्या प्राप्त होता है? विशिष्ट हल। ओके, ऐसे ही विचित्र हल में विचित्र हल अब वही बात, dy/dx बराबर cos x, और इसका हल क्या है? हल है y बराबर sin x प्लस c। ठीक है, और अगर इस समीकरण में c बराबर x रख दिया जाए रखने पर कोई भी वैल्यू, तो फिर ये समीकरण 1 को, ये अवकल समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो ये क्या नहीं है? एक ऐसा मतलब ये है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण या व्यापक हल व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को विशेष मान देने के बाद भी हल प्राप्त ना हो तो उसे कहते हैं विचित्र हल। व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को विशिष्ट वैल्यू देने पे, विशेष मान देने पे, जैसे मैंने इसको विशेष मान दे दिया, अगर c बराबर 0 रख दिया जाए तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0 नहीं रख रहे, और उसके बाद भी वैल्यू, विशेष मान रखने के बाद भी अगर ये संतुष्ट ना करे अवकल समीकरण को, तो इसको विचित्र हल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल दूसरा एक और ले लेते हैं, एक विचित्र हल का। जैसे y बराबर पी एक्स प्लस 1/p, पी एक्स, यहाँ पे p क्या है? dy/dx, ये है, ये अवकल गुणांक। ओके, अब यहाँ पे
x बराबर m रखने पे, सॉरी p x बराबर m रख दिया गया, तो जो हल प्राप्त होगा वो विशिष्ट हल प्राप्त होगा। ये बुक का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पे y बराबर पी एक्स प्लस 1/p और p जो है dy/dx, इसका व्यापक हल है जहाँ p बराबर dy/dx व्यापक हल है। ये निकालें ना व्यापक हल आप, y बराबर mx प्लस 1/m, ये इसका व्यापक हल है। ठीक है, और इसका विचित्र हल है y² बराबर 4ax, ये इसका विचित्र हल है। ठीक है, अब इसको m को आप क्या कुछ भी वैल्यू दो फिर भी ये प्राप्त नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को विशेष मान देने पे भी प्राप्त न हो, उस हल को बोलते हैं विशिष्ट हल। अब एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है उसका करना ऑर्डर कोटि और घात के क्वेश्चन है उसमें, और बाकी कल डिस्कस करते हैं।